स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच फिर से लेके आ गया हूं आपके अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन सीरीज। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि हम डे बाय डे सिलेक्शन सीरीज में 12 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जिन्हें हम सीख रहे हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके बीच लेके आ रहा हूं। आई होप कि आप सारी क्लासेस को डे बाय डे ज्वाइन कर रहे हैं और क्वेश्चन जो आप समझ पा रहे हैं, जो आप खुद से कर लेते हैं। उनके अलावा अगर आप कोई नया क्वेश्चन सीखते हैं तो उसे अपनी नोटबुक में आपको उसे नोट डाउन करते जाना है। साथ ही आप सभी के सहयोग से हमारी एक क्लास पर लगभग 1100 व्यू आ चुके हैं और अगर आपका सहयोग ऐसा ही बना रहा और YouTube का सहयोग ऐसा ही बना रहा तो आने वाले समय में हमारी किसी क्लास पर 1 मिलियन व्यूज भी आएंगे और आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका महत्तम समावर्तक 6 है, संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। बहुत से लोग क्या करेंगे, पहले संख्याएं निकालेंगे फिर उनका एलसीएम निकालेंगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कराना है। मैं कहता हूं कि दो संख्याएं क्या है, उनका अनुपात 4:5 है, यानी कि वे संख्याएं जो है क्या है, 4:5 ही है। यानी कि एक संख्या 4 है, दूसरी संख्या 5 है। अगर आप इनका एचसीएफ निकालते मासा निकालते तो इनका मासा क्या आता, आप कहते कि सर इनका मासा तो 1 आता। तो बस उनके हिसाब से एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक दिया है 6, अपने हिसाब से एचसीएफ यानी मासा आ गया 1। चाहिए क्या, चाहिए है उनका एलसीएम। एलसीएम 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा अपना 20। बस तो यही तो चाहिए, यानी कि 20 और 20 का गुणा 6 में कराओगे आंसर आ जाएगा 120। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल इजीली आपको इस क्वेश्चन को कर लेना है। ठीक है ना। चलिए, एक मुर्गी फार्म में 120 मुर्गियां हैं और 140, एक मुर्गी फार्म में 120 मुर्गियां हैं, 140 और मुर्गियों को शामिल करने पर मुर्गी फार्म का व्यय 4050 रुपए बढ़ जाता है, जबकि प्रति मुर्गी औसत खर्च 3 रुपए कम हो जाता है। मुर्गी फार्म का मूल व्यय क्या था, कब आया था, आपके एसएससी जीडी 2024 में आया था। तो देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के होने वाले हैं और आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही होने वाले हैं। इसलिए आपको वीडियो में रुकना, मतलब क्लास में रुकना ही है। सिर्फ 35 से 40 मिनट ही आपके खर्च होने वाले हैं, लेकिन आपके लिए जो यहाँ से ज्ञान और कंटेंट मिलने वाला है वह बहुत ही लाजवाब होने वाला है। ठीक है ना। तो किस तरीके से करना है, तो देखो, इसको एक्स वाई लिख के भी कर सकते थे, मतलब 3 से 4 लाइनों का क्वेश्चन होता है, कई बार कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है। एग्जाम में कैसे करना है मैं आपको ये सिखाने आया हूँ। तो देखो, उसने पूछा है मुर्गी फार्म का मूल व्यय क्या था। अब हमें नहीं मालूम मुर्गी फार्म का मूल व्यय क्या था, लेकिन हमें इतना मालूम है कि एक मुर्गी का जो भी खर्चा आता होगा, तो पहले मुर्गियां कितनी थी, पहले मुर्गियां थी 120, पहले मुर्गियां थी 120। अब हर मुर्गी का खर्च क्या है हमें क्या मालूम, लेकिन जो भी हुआ होगा हर मुर्गी का खर्च, उसका गुणा हमने 120 में कराया होगा। जैसे एक मुर्गी का खर्च 5 रुपए हुआ होगा तो 120 मुर्गी का, क्योंकि शुरुआत में तो 120 मुर्गी थी। मूल व्यय यानी कि स्टार्टिंग में कितनी मुर्गियां थी, 120। तो हर मुर्गी पे जितने भी रुपए खर्च हुए होंगे उसका गुणा आपने 120 से कराया होगा। यानी हमारा आंसर जो भी होगा वह 120 का गुणज होगा। मूल व्यय यानी कि हर मुर्गी, मतलब 120 मुर्गियां हैं और हर मुर्गी ने कुछ ना कुछ खर्चा किया होगा तो उसका गुणा 120 में किया होगा। तो आंसर जो भी होगा वह 120 से कटने वाला होगा। अब आपको देख लेना है 120 किससे कटता है, हमारा आंसर जो है वह 120 से कटेगा। और आपको देखना है 120 किससे कटता है, 120 4 से भी कटता है, 120 3 से भी कटता है। तो बस 4 और 3 की विभाजित आप चेक कर लो जिस ऑप्शन में आता है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि ये 4 से नहीं कटता, क्योंकि लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। अब ये तीनों 4 से कटते हैं तो बस 4 से ये चला गया। अब हमें विभाजिता चेक कर लेनी है 3 से, क्योंकि हमारा आंसर वो है जो 120 से कटेगा और 120 किससे कटता है, 3 से भी कटता है।
4 से भी। तो ये ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, ये 4 से नहीं कटता है। तो अब हमें अब किससे चेक करना है? 3 से। यहाँ देखते हैं 8 7 15 15 4 19 अंकों का योगफल अगर 3 से कट गया तो संख्या कट जाएगी, तो ये नहीं कट रहा है। 5 4 9 4 13, क्या 13 3 से कटता है? नहीं कटता है। 4 4 8 और 1 9 यही कटता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 4140। यानी कि आप विभाजिता से इसका आंसर बता सकते हैं। उसने बोला था मूल व्यय यानी स्टार्टिंग का, तो स्टार्टिंग में कितनी मुर्गियां थी? 120, तो हमारा आंसर इससे कटना चाहिए। ठीक है ना? अगर मान के चलो सभी से कटता, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि सभी से कटेगा? आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपको फिर भी क्लियर निकालना है तो मैं आपको बता ही देता हूं कि क्लियर कट आप इसको कैसे बताएंगे। ठीक है ना? उसकी टेक्निक भी हमारी बहुत ही अच्छी है। तो देखो उसने बताया है कि 140 मुर्गियां और शामिल कर ली। तो पहले मुर्गियां कितनी थी? पहले मुर्गियां थी 120 और 140 और मुर्गियां आपने शामिल कर ली, तो मुर्गियां हो गई हैं 260। हो गई ना 260 मुर्गी। अब इन 260 मुर्गियों की वजह से उसने बताया कि मुर्गी फार्म का व्यय कितना? 4050 रुपए बढ़ गया। 4050 रुपए बढ़ गया, जबकि प्रति मुर्गी औसत 3 रुपए कम हो जाता है। तो मुर्गियां कितनी हो गई? पहले 120 थी, 140 होने के बाद हर मुर्गी का औसत 3 से कम हो गया। तो 260 तिया आप करेंगे, यहां आ जाएगा 26 तिया 78, शून्य का शून्य। यानी कि मुर्गी फार्म में 4050 रुपए का तो वो उसने बताया कि खर्चा बढ़ा ही है, लेकिन ये 780 रुपए हर मुर्गी की तरफ से जो 3-3 रुपए ये कम हो गया है, ये 780 रुपए का खर्चा भी मुर्गी फार्म का ही है, मुर्गी फार्म में ही जुड़ेगा। यानी कि 4050 रुपए तो बढ़ना ही है, इतने का घाटा तो है ही, साथ में 780 रुपए का घाटा और लग जाएगा, ये आपको इसी में जोड़ देना है। टोटल कितना हो गया? 0 8 5 13, यहाँ आ जाएगा अपना 1 7 और 1 8, 4 का 4, ये 4830 रुपए का जो आपको ये घाटा दिख रहा है। क्या किया मैंने? 4050 आपको लिख लेना है। मुर्गियां हो गई हैं 260, हर एक मुर्गी औसत मतलब होता है हर एक मुर्गी की वजह से 3 रुपए का खर्चा और कम हो गया। मुर्गी का तो खर्चा कम हो गया, लेकिन मुर्गी फार्म वाले का तो बजट बढ़ता जा रहा है ना। मुर्गियां आ गई, मुर्गी का औसत व्यय तो खर्च हो गया, लेकिन जो उसको चला रहा है उसका खर्चा बढ़ गया। टोटल कितना हो गया है? 4830। ये 4830 कितनी मुर्गियों की वजह से हुआ है? इन 140 की वजह से, 140 की वजह से, 140 की वजह से 4830 रुपए का खर्चा बढ़ गया है। तो हर एक की वजह से कितना? हर एक का खर्चा कितना है? हर एक का खर्चा यहां से हम निकालेंगे 4830 बटे 140। शून्य से शून्य यहां से आपका कट जाएगा, 7 से सॉरी 2 से काट दो, 2 सत्ते 14 हो जाएगा यहाँ पे, नहीं 7 ही से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 नाम 63। ये देखो 69 बटे 2 आ गया। एक मुर्गी का खर्चा है ये, एक मुर्गी का खर्चा है। आपसे कितनी मुर्गी का पूछा है? 120। तो 120 मुर्गी का खर्चा कितना होगा? एक मुर्गी का है 69 बटे 2। तो 120 का कितना है? तो गुणा ही कराओगे, 2 से गया अपना ये 60 बार। अब गुणा करा दो, 6 नाम 54, यहाँ आएगा 5 6 6 36 और 5 41, शून्य का शून्य। आंसर आ गया 4140, ऑप्शन सी। बाकी मैंने आपको ऑप्शन से करके बता दिया था, अगर आप थोड़ा सा लिख के करना चाहते हैं तो इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है ना? चलिए, कोई एक्स वाई नहीं लिखना है। 35 विद्यार्थियों के औसत अंक 52 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंकों में 3 की कमी की जाए तो नए औसत के अंकों का योग क्या होगा? यानी कि देखो, औसत का मतलब होता है हर एक की वैल्यू। अब उसने बोल ही दिया है हर एक मतलब प्रत्येक, प्रत्येक के अंकों में 3 की आप कमी करोगे तो प्रत्येक में जो कमी होगी औसत में भी वही कमी होगी। जो प्रत्येक में परिवर्तन होता है वही औसत में परिवर्तन होता है, क्योंकि औसत का मतलब ही होता है हर एक। ठीक है ना? तो अभी औसत चल रहा था 52, अगर हर एक में जो आप कमी या वृद्धि या गुणा या भाग कराते हैं वही आपको औसत के साथ करा देना है, तो औसत में भी 3 की कमी हो जाएगी, तो नया औसत हो जाएगा 49। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा है नए औसत के अंकों का योग क्या है। तो नया औसत है 49, 49 के अंकों का योग है 4 और 9, कितना हो गया? 9 4 हो गया अपना 13। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना?
आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, कब आया था? आरपीएफ एसआई 2024 में आया था, अब आएगा आपके एसएससी जीडी में। चलिए, एक समचतुर्भुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 32 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। चलिए मैं आपको समझा देता हूं कि आखिर समचतुर्भुज होता क्या है। ये देखो, इस तरीके से होता है अपना समचतुर्भुज, है ना। अब समचतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? दो। यहां से लेके यहां तक ये भी एक विकर्ण है और अपना एक और विकर्ण हो जाएगा ये। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर, यानी कि वर्ग। वर्ग आप जानते हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। वर्ग को आप थोड़ा सा तिरछा कर देंगे तो समचतुर्भुज बनता है। ठीक है ना, तो यही समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं होती हैं बराबर, इसलिए लिखा है यहाँ पे सम। तो इसकी भुजा तो हो गई, देखो यहाँ पे 20 हो गई ना, आपको दिख रहा होगा ये भुजा है 20, तो इसकी चारों भुजाएं हैं 20। अब होता क्या है कि इसके जो दो विकर्ण जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि यहाँ पर, तो वहां बना लेते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण। और जहां 90 डिग्री बनता है यहां भी बनेगा, सारी जगह यहाँ पे चारों तरफ 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो किसी को भी ले लो, जैसे इसको ले लिया हमने, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अब आपको ध्यान से देखना है, तो जहां भी 90 डिग्री का कोण बनेगा वहां पर क्या आ जाता है? वहां पर आ जाती है अपनी ट्रिपलेट, यानी कि ट्रिपलेट काम करने लगती है। कैसे? मान के चलो ये यहां सिर्फ अपन अगर इतना उठाते हैं, ये समझ रहे हैं ना, समझना पड़ेगा आपको। अगर आज आप इसे समझ गए तो आने वाले एग्जाम में जरूर आप इसे बना पाओगे। ये हो गया अपना एक समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 डिग्री बना है। ठीक है ना, बाहर की सभी भुजाएं इसकी कितनी है? 20 20 20। तो ये जो भुजा होती है इस समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का काम करती है। किसका काम करती है? कर्ण का। अब उसने बताया कि एक विकर्ण है 32, ये पूरा 32 है, यहां से लेके यहां तक कितना है? 32। तो अगर इसने यहाँ पे इसको काटा है तो ये आधा आधा हो जाएगा, मतलब ये बचेगा 16 और 16। बात समझे ना। अब एक भुजा 16 है, हमें अगर ये भुजा मिल गई तो हम इसका विकर्ण निकाल लेंगे, क्योंकि हमें बताना है क्षेत्रफल। और समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वह होता है 1/2 गुणा d1 गुणा d2, यानी कि दोनों के विकर्णों का गुणा कराना है और उनका आधा कर देना है, तो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो एक विकर्ण है 32, तो 32 का आधा आधा कितना हुआ? 16 16, क्योंकि ये विकर्ण को दो बराबर भागों में बांट देता है। ये 20 है, तो ये कितना है? तो आपको देखना चाहिए कि यहाँ पर भी ट्रिपलेट बन रही है। देखो ये क्या आपस में कट रहे हैं? 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ये 4 है, ये 5 है, तो ये देखो 3 होगा। 4 5 3, 3 4 5, ये ट्रिपलेट होती है ना। आप कहेंगे जी सर ट्रिपलेट होती है, तो बस यहाँ से हमें विकर्ण मिल गया। कैसे विकर्ण मिल गया? देखो 5 की वैल्यू है 20, 4 की वैल्यू है 16, 4 चौके 16, 5 चौके 20, तो ये भी इसका 4 गुना होगा, यानी कि 3 चौके 12। ये इतना हिस्सा 12 है, तो ये भी कितना होगा? 12, यानी कि दूसरे विकर्ण d1 तो हमारे पास था, कितना था? 32 था, तो d2 हमारा कितना हो गया? d2 हो गया है हमारा 24। बात समझ में आ रही क्या आपके? है ना। ये यहाँ पे ट्रिपलेट बनी 4 5, तो हमें देखते ही, अगर हमें याद है तो हमें देखते ही याद आएगा कि 4 5, तो यहाँ पे 3 होगा, है ना। एक विकर्ण ये बड़ा वाला विकर्ण हमें मालूम है, तो दूसरा छोटा होगा। तो आपको यहाँ 3 ही नहीं लिखना है, आपको ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है। 20 कहाँ, मतलब 5 कहाँ से आया था? 20 से, तो 5 का 4 गुना 20, 4 गुना 16, तो इसका भी आपको 4 गुना करना है। 3 का 4 गुना 12, ये 12 है, तो बाकी का टुकड़ा भी 12 होगा, यानी d2 हो गया 12 12 24। बस आपको यहाँ पे लिख देना है 1/2 d1, मतलब अपना 32, एक विकर्ण 32 है, दूसरा विकर्ण हो गया अपना 24। 2 से अपना ये कट गया, जिसको भी काटना है काट दो। जैसे इसको काट दिया हमने, 2 से जाएगा 16 बार, 16 चौके हो गया अपना 16 चौके 64, यहाँ आ जाएगा अपना 6, 16 दूनी 32 और 6 हो गया 38, आंसर हो गया 384। ठीक है ना, 384 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। तो ट्रिपलेट से हुआ है। अभी आपको ट्रिपलेट जैसे नहीं आती है तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कैसा क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, देखते ही बता पाओगे कि अगर ये 32 है तो 16
16 हो गया, यानी कि एक भुजा 16 हो गई, बाहर की भुजा 20 है, तो 16 20 यानी कि 4 और 5। अगर ये 4 है ये 5 है तो ये 3 होने चाहिए। ट्रिपलेट एक अनुपात होता है, 5 की वैल्यू 20 है, 4 की वैल्यू 16 है, तो 5 चौके 20, 4 चौके 16, ठीक उसी प्रकार 3 चौके 12, तो 12 12 24 विकर्ण मिल गया, मतलब आप इसे कर पाएंगे। ठीक है ना, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 60, 61 और 11 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या है? देखो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। कल की क्लास में भी मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था, कहाँ आया था? आरपीएफ एसआई में। कहीं भी नहीं लिखा है कि ये समकोण त्रिभुज है, जबकि ये समकोण त्रिभुज है। कैसे मालूम है? ये एक ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, इसलिए आपको इसे सीख ही लेना है। ठीक है ना, ट्रिपलेट होती है 11, 60, 61, है ना, ये ट्रिपलेट है। अब आप जब मुझसे कहेंगे तो एक क्लास में लेके जरूर आऊंगा, ताकि आपको ट्रिपलेट याद हो जाए। ठीक है ना, चलिए, तो जब भी आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसमें इस कर्ण का काम नहीं होता है, यानी कि जो आपको 3 भुजा दिख रही है, सबसे लंबी भुजा ही होती है कर्ण, यानी कि यहाँ 61 आएगा, 60 और 11 में से यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो जब भी आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, सबसे बड़ी भुजा को आप वहीं पे छोड़ दो, जो एक भुजा बची है उसका कर दो आप आधा, 60 का आधा होता है 30, और बाकी भुजा से गुणा करा दो, तो 11 तिया 33, यानी आंसर हो जाएगा 330। ठीक है ना, बाकी अगर आपको देखना है तो ये 61 है, ये 60 हो जाएगी, ये 11, या यहाँ 60 लिख लो, यहाँ 11, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है क्षेत्रफल? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार है 60, ऊंचाई है 11, 2 से देखो ये गया 30 बार, और 30 गुणा 11 कराओगे तो 330 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो जरूर आपको ये चीज सीखना है। चलिए, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,945 रुपए दिया है। कितना है? 15,945। लेकिन ये क्या दिया है? ये कुल मूल्य नहीं दिया है, शब्दों को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है ना, कई बार गलती हो जाती है आसान से सवालों में। ये लिखा है औसत मूल्य, मतलब हर एक का मूल्य है इतना, और बाकी हमें तीनों का अनुपात दे रखा है 3, 5, 7। मूल्यों का अनुपात, यदि उनके मूल्यों का अनुपात, तो आप इनका ही औसत निकाल लो। 7, 3, 10 और 5, 15। कितनी संख्याएं हैं? 3, तो हर एक संख्या कितनी हुई? 5, यानी कि 3 संख्याओं का मूल्य दिया है 3, 5, 7, तो 7, 3, 10 और 5, 15, तीनों का 15, तो आप अनुपात का ही औसत निकाल लो। 3 संख्याओं का मूल्य 15 है, तो औसत मतलब हर एक संख्या कितने की हुई? 5। उनके हिसाब से औसत मूल्य 15,945, अपने हिसाब से भी हमने औसत मूल्य निकाल लिया, कितना? 5। चाहिए क्या है? सबसे महंगी वस्तु, तो तीनों में सबसे महंगी कितनी है? 7, यानी 7 की वैल्यू चाहिए है, 5 से जाएगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5 बच गया, 4 हो गया 44, 5 अट्ठे 40 बच गया, 4 हो गया 45, 5 नाम 45, यानी कि 3,000 लगभग है, 30 आते 21,000 के समथिंग हमारा आंसर है। एक ही ऑप्शन है आपका जो 21,000 के पास है, ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन मैंने घर पे नहीं बनाया, आपके आरपीएफ ऐसा ही 2024 में आया था। तो और अगर आपको क्लियर ही चाहिए तो आप गुणा करा लेना, बाकी आप समथिंग समथिंग में बता सकते हैं। ये 3,000 है, ये 7 है, 30 आते 21,000 के समथिंग हमारा आंसर है। एक ही ऑप्शन 21,000 के पास है ना, तो कई बार ऑप्शन से भी हमें हेल्प मिल जाती है। ठीक, चलिए, 41 संख्याओं का औसत 58 है, पहली 16 संख्याओं का औसत 46 है, और अंतिम 26 संख्याओं का औसत 66 है। यदि शुरुआत से 16वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? आप कैसे भी कर लो, आपको टाइम लगना ही है, लेकिन अगर आज मैंने जो आपको तरीका सिखाया उससे अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप दूसरों से तो पहले ही बना पाएंगे। ठीक है ना, तो देखो औसत का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, ये आपको हमेशा याद रखना है कि सभी का औसत कितना है? 41 संख्याओं का औसत क्या है? 58। औसत मतलब हर एक, अगर आप कितनी भी बार इसमें से 58 निकाल दो तब भी औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने एक बार 58 निकाल दिया तब भी सभी 40 संख्याएं हैं उनका औसत 58 ही रहेगा। या औसत कितना चल रहा है? 58। 58 58 की आप कितनी भी संख्या लेके आ जाओ तो ना औसत बढ़ेगा ना घटेगा। बात समझ रहे ना, औसत मतलब होता है हर एक। लेकिन हुआ क्या है, देखो आप, उसने कहा है कि हम 16वीं संख्या को हटा देंगे। 16वीं संख्या
उसने बोल देखो यहाँ पे बताया है 16वीं संख्या को हम हटा देंगे तो शेष संख्या का औसत क्या है। 16वीं संख्या अगर 58 ही रही, 16वीं संख्या अगर 58 ही रही और आपने उसको हटा दिया तो ना औसत बढ़ेगा ना घटेगा, यानी औसत रहेगा 58 ही। लेकिन अगर हटाई गई संख्या 58 से ज्यादा निकली तो वो औसत को कम कर देगी, क्योंकि वो 58 तो ले ही गई है, बाकी के हिस्सों में से भी लेके जाएगी। और अगर हटाई गई संख्या 58 से कम रही तो वो अपने हिस्से का छोड़ के गई है, तो बाकी का औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान के चलो किसी कमरे में पार्टी चल रही है, सबको 2-2 समोसे मिल रहे हैं, 10 लोग हैं वहां पे। अब आप आए वहां पे, या आप जा रहे हैं वहां से, कमरे को छोड़ के जा रहे हैं। अब आप अपने 2 समोसे ले जाएं और दूसरे के खाते में से भी 2-2 ले जाएं, तो सभी का औसत कम हो जाएगा ना, किसी ना किसी को तो कम मिलेगा। और इससे अच्छा अगर आप जा ही रहे थे कमरे से और आपने अपने ही हिस्से का कुछ छोड़ दिया वहां पे, तो किसी और को ज्यादा मिल जाएगा, है ना। तो वही होता है औसत। तो देखो हमें सबसे पहले निकाल लेना चाहिए कि 16वीं संख्या का स्टेटस क्या है, यानी कि टोटल कितनी संख्या है, 41। शुरुआत की 16 संख्या, देखो उसने बताया है शुरुआत की 16 संख्या, इन 16 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है कितना है, 46। उसके बाद उसने बताया है कि और अंतिम की 26 संख्या, अंतिम की 26 संख्या, अंतिम की 26 संख्या, उनका औसत क्या है, उनका औसत है 66। और उसने हमें बताया है कि टोटल संख्याएं थी 41 और सभी 41 संख्याओं का औसत कितना बताया था, सबका औसत बताया था उसने हमें 58। तो संख्याएं कितनी है, 41। यहां जोड़ के देख लो आप कितनी हो गई, 42, 26 और 16 कितना होता है, 42। यहाँ 42 संख्याओं का डाटा दे रखा है, तो ये 42 कैसे हो गई संख्या, 42 ऐसे हो गई कि यहाँ पे जो आप काउंट कर रहे हो, यहाँ पे जो आप काउंट कर रहे हो, यहाँ पे जो 16वीं संख्या है उसको 2 बार गिना गया है, यानी कि शुरुआत से भी और अंत से भी। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा आएगा वह 16वीं संख्या का डाटा आएगा, है ना। तो 58 से यह कितना कम है, ज्यादा है, आप कहेंगे सर कम है, कितना कम है, 12 कम है। देखो 58 से 12 कम है, तो ये तो औसत कम है, क्या कम है, औसत, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, औसत। औसत मतलब हर एक में 12 की कमी, और ऐसे कितने डाटा है, 16। तो 12 छऊ 72, 7, 12 एकम 12 और 7 19, यानी टोटल 192 की कमी। और यहां से अगर देखें 58 से यह ज्यादा है, कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 8 ज्यादा है, कितने पे, 26 पे। तो 25 अट्ठे 200 होता है, और एक ज्यादा है, 1 अट्ठे 8, तो यहां आ जाएगा अपना 208, 208 ज्यादा, 192 कम, 208 ज्यादा। तो ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे तो 92 और 6 यानी कि 16 की वृद्धि ही है। अब ये 16 की वृद्धि किसकी वजह से आ रही है, किसकी वजह से आ रही है, 16वीं संख्या की वजह से, यानी 16वीं संख्या औसत से 16 ज्यादा है। अगर हमसे 16वीं संख्या बस पूछें तो आपको इसमें 16 जोड़ देना है, 58 6 हो जाएगा 64 और 10 74। 16वीं संख्या है हमारी 74, लेकिन हमसे किसी ने 16वीं संख्या नहीं पूछी, हमसे पूछा है 16वीं संख्या को अगर हम हटा दें तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। अब आप वो वाला कॉन्सेप्ट याद रखो जो मैंने अभी आपको बताया था कि औसत अगर 58 है और 58 को ही मैं निकाल दूं तो औसत ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है ना। लेकिन जो हमारी 16वीं संख्या है वह 58 से कितनी एक्स्ट्रा है, 16 एक्स्ट्रा है, तो औसत 16 से घटेगा, क्योंकि वह 58 तो लेके जा ही रहा है, 16वीं संख्या जो है 58 तो लेके जा ही रही है, साथ में 16 और ले जा रही है। तो इस 16 का प्रभाव बाकी लोगों पे पड़ेगा ना, 16 से औसत क्या होगा, कम होगा, औसत 16 से कम होगा। तो 16 की आ जाएगी कमी, क्योंकि 16 एक्स्ट्रा लेके जा रही है 16वीं संख्या, 16 की कमी हो जाएगी कितने पर, 41 थी संख्याएं, एक संख्या निकाल दी तो संख्या बची है 40। इस 16 का फर्क पड़ेगा बाकी के 40 संख्याओं पे, कटता है काट दो, 4 चौके 16, 4 धाम 40, और 10 से भाग कराओगे तो 0.4 आएगा, एक शून्य एक अंक के बाद दशमलव, 0.4 की आपको इसमें कर देनी है कमी। तो घटाने के बाद आ जाएगा 57.6, और यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी आप देख लेना, इतना ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं था। कब आया है, आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, चलिए जब भी आएगा रगदा उड़ा देगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना, और आपको करके डबल रगदा उड़ा देना है, ठीक। चलिए अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको
लिख के बताना है कि हाँ सर आज के क्वेश्चन में हमें बहुत मजा आया, ठीक है ना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए, सेल के दौरान राघव 50 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक को 10% छूट पर और 100 रुपए की अंकित मूल्य वाले एक पेन को 83% छूट पर खरीदता है। सेल के कारण उसे कितने रुपए की बचत होती है, कितने रुपए की बचत होती है, ये मिसप्रिंट होगी, ठीक है ना। चलिए, तो देखो आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, मैंने बताया जो आपके लेवल में मतलब आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है उन्हें मैं ऐड करते जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो कई बार क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन को पढ़ के घबरा जाते हैं, बाकी क्वेश्चन में रहता कुछ नहीं है, बन जाता है। लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को 2 मिनट में बनाया, 1.5 मिनट में बनाया, तो कहीं ना कहीं आप दूसरे बच्चों से पीछे ही होते जा रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन को वहां पे करना ही हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब क्वेश्चन को करना है, सही करना है और विथ टाइमिंग के साथ करना है। आपका पेपर 1 घंटे का पेपर है, कब शुरू हो जाएगा कब खत्म हो जाएगा आपको खुद मालूम नहीं चलेगा। इसी बीच में आपको अपनी सफलता की कहानी वहां पे लिखना है। तो अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए तो फिर कैसे होगा, है ना। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान था, 50 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक को 10% की छूट। अब 50 रुपए पे अगर 10 रुपए की छूट मिल गई यानी आपको 5 रुपए की छूट मिल गई। 100 रुपए के अंकित मूल्य वाले एक पेन पर 83% की छूट, तो 100 पे 83% यानी 83 रुपए की छूट मिल गई। तो टोटल आपको कितने का फायदा हो गया, 88, क्योंकि आपको 88 रुपए का डिस्काउंट मिला है। यही हमारा आंसर था, है ना। तो क्वेश्चन देख लो, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपके जीडी में कई बार आ जाते हैं, है ना। चलिए, ये है बेहतरीन क्वेश्चन और इसे मैंने ऐड किया है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में। और इसका हल आप देखना, सबसे फास्ट और सबसे सटीक हल आपको आज इस क्वेश्चन को सीखने को मिलेगा, है ना। कोई एक्स वाई की इसमें जरूरत ही नहीं है ना। और कहीं भी आपने हो सकता है किया हो तो उसमें आपने एक्स वाई से किया हो। एक व्यक्ति सामान को 10% लाभ पर बेचता है, तो 10% का मतलब होता है 1/10। बोलो होता है ना। किस पर बेचता है, लाभ पर, ये अपना लाभ है। और लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, नीचे वाली संख्या होती है क्रय मूल्य। 10 की वस्तु 1 के लाभ पर बेच दिया यानी कि 11 में बेच दिया, ये हमारा विक्रय मूल्य है। तो यही आपको यहाँ पे लिख लेना है, एक जगह आप लिख लो सीपी, एक जगह आप लिख लो एसपी। तो 10 की वस्तु कितने रुपए में बेची है, 11 रुपए में। फिर हुआ क्या है, यदि कंडीशन समझो 2000 रुपए कम में खरीदता तथा 2000 रुपए कम में बेचता तो उसे 6(2/3% का अधिक लाभ होता। यानी कि उसने क्रय मूल्य को भी 2000 रुपए से कम कर दिया है और विक्रय मूल्य को भी 2000 रुपए से कम कर दिया है, उसके बावजूद उसको 6(2/3% का अधिक लाभ हुआ है। बोलो हुआ है ना, आप कहेंगे बिल्कुल सर। यानी पहले हो रहा था 10% का लाभ, अब 6(2/3% का अधिक लाभ होगा। कितना हो गया, आप कहेंगे 16(2/3% का लाभ। और इसका मतलब होता है 1/6 यानी 6 सीपी हो गया। 6 की वस्तु 1 के लाभ पर कितने में बेच दी, 7 में बेच दी। तो 6 की वस्तु को कितने में बेच दिया है, 7 में। तो क्या हुआ, क्या हुआ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके बीच आ जाए तो देखो उसने एक बात बहुत अच्छी की है कि जितने रुपए उसने क्रय मूल्य को कम किया है उतने ही रुपए उसने विक्रय मूल्य को कम किया है। यानी कि दोनों अनुपातों में से समान की है उसने कमी। जब दोनों अनुपातों में से समान कमी या वृद्धि की जाती है तो आपको सिर्फ चेक कर लेना है, क्या चेक कर लेना है, इनके बीच का अंतर। यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है। अगर अंतर समान है तो क्वेश्चन 5 सेकंड में हो जाएगा, अंतर समान नहीं है तो 10 सेकंड में हो जाएगा। यानी कि अगर अंतर समान नहीं है तो हम अंतर समान कर लेते। क्रय मूल्य पहले 10 था, अब 6 हो गया है, कितने की कमी की है, 4 की। विक्रय मूल्य पहले 11 था, अब 7 हो गया है, कितने की कमी की, 4 की। तो उनके हिसाब से आपने क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य में हर एक में कितने की कमी की है, 2000 की। अपने हिसाब से हर एक में कितने की कमी की है, 4 की। चाहिए क्या है, तो क्रय मूल्य बताइए, हमेशा पहले वाला क्रय मूल्य बताते हैं। यदि के पहले वाला, तो पहले क्रय मूल्य था 10। जब तक बाद का नहीं पूछता है तब तक नहीं बताना है। यहां लिखोगे 10, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 2 शून्य का 2 शून्य, 500 गुणा 10 कराओगे, आंसर हो जाएगा
5000। कोई एक्स वाई नहीं लिखना है, इससे अच्छा हल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इससे अच्छा नहीं मिलेगा, इतना तो मिल जाएगा अगर कोई होगा भाई, क्योंकि सबके दिमाग अलग अलग चलते हैं और सभी टीचर्स अच्छा ही पढ़ाते हैं, तो ये अच्छा ही है, ठीक है ना, और ये आपके काम का है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का पार्ट बन सकता है, ठीक है ना। चलिए, एक बाड़े में कुछ मुर्गियां और बकरियां हैं और कुल सिरों की संख्या 40 है, कुल पैरों की संख्या 100 है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, कुछ है मुर्गी, कुछ है अपनी मुर्गी और कुछ है बकरी। अब उसने बता दिया है कि सिरों की संख्या कितनी है, 40। तो देखो, किसी भी जानवर के 2 सिर नहीं होते, कुल 40 सिर हैं, यानी कि जानवर टोटल 40 ही हैं। सिरों की संख्या बता के आपको जानवरों की संख्या बताता है, कॉमन सेंस लगाना है। लेकिन पैरों की संख्या 100 है। अब पैरों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहां इनके 2 पैर होते हैं, लेकिन बकरी के कितने पैर होते हैं, 4। अब आपको कैसे उड़ाना है क्वेश्चन को, कई तरीके होते हैं, उन्हीं एक तरीकों में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जिसमें आपको पेन ही नहीं उठाना पड़ेगा। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं तो मुझे तो उठाने दो पेन, है ना। तो देखो, अगर मैं कहता हूं कि अगर मुर्गी के कितने पैर हैं, 2, मान लो कि अगर बकरी के भी कितने पैर होते, 2, बकरी के भी कितने पैर होते, 2, तो 40 तो जानवर ही है, 40 तो जानवर ही है। और अगर हर एक जानवर के 2 पैर होते तो हमें पैरों की जरूरत थी 80, टोटल कितने पैर लगते, 80। लेकिन पैरों की संख्या कितनी है, पैरों की संख्या तो 100 है, 100 पैर है। कितने पैर एक्स्ट्रा हैं, 20 पैर। ये जो 20 पैर आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बकरी के हैं, क्योंकि बकरी के ही पैर एक्स्ट्रा थे। तो हर एक बकरी, यानी 20 पैर एक्स्ट्रा हैं, हर एक बकरी के कितने पैर एक्स्ट्रा हैं, 2, तो 2 से आपको काट देना है, यहाँ आएगा 10। ये आ गई आपकी बकरी की संख्या। जितने एक्स्ट्रा पैर हैं वह किसके हैं, बकरी के हैं, और एक्स्ट्रा पैर कितने हैं, 20। तो हर एक बकरी के कितने एक्स्ट्रा पैर आ रहे हैं, 2, तो 20 पैरों के लिए कितनी बकरी लग जाएंगी, 10। तो 10 बकरी है, तो 40 जानवर में से 10 बकरी है, बाकी की 30 क्या है, मुर्गी। ये लो, दोनों आ गए आंसर। तो आंसर है हमारा, हमसे पूछा है मुर्गी की संख्या, तो आंसर है 30, ठीक है ना। तो पढ़ते पढ़ते आएगा, 40 सिर है, यानी कि 40 जानवर है। जब भी आता है तो एक 2 पैर वाला जानवर होता है, एक 4 पैर वाला जानवर होता है। तो अगर हर जानवर के 2 पैर होते हैं तो 40 दूनी 80 पैर ही चाहिए थे, लेकिन पैर तो 100 हैं, कितने एक्स्ट्रा हैं, 20। ये एक्स्ट्रा किसकी वजह से है, बकरी की वजह से, क्योंकि उसी के पैर एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। तो डायरेक्ट आपको 20 पैर एक्स्ट्रा है, इन 2 से आपको इनको कैंसिल कर देना है, सीधा संख्या निकल के आ जाएगी किसकी, बकरी की। तो 40 में से 10 बकरी है, 30 क्या है, मुर्गी। ठीक, चलिए। एक छात्रावास में 42 छात्र हैं। 13 नए बच्चों के दाखिले के कारण मेस का प्रतिदिन खर्च 30 रुपए बढ़ जाता है, जबकि प्रतिदिन प्रति छात्र खर्च 3 रुपए घट जाता है। तो मेस का प्रतिदिन मूल खर्च ज्ञात कीजिए। जैसा हमने अभी एक क्वेश्चन किया था जिसमें मुर्गी के बारे में क्वेश्चन था, ये है, कहाँ गया भाई अपना, ये रहा, ये मुर्गी वाला क्वेश्चन किया था। देखो, SSCGD 2024 में आया था। तो जब मैंने अपना 2024 का ऑफलाइन बैच पढ़ाया था, तब उसमें मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया था, है ना। मैंने बच्चों को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में कराया था और उस साल ये आया था। तो इस साल मैं आपको फिर से, देखो ये वाला नहीं है, अगला क्वेश्चन होगा ये वाला। देखो, तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, आया था। मुर्गी भाषा थोड़ी उधर उधर हुई, बच्चे ना लिख के उसमें मुर्गी लिख दिया था, बाकी कॉन्सेप्ट जो इसमें इस्तेमाल हुआ था वही। क्या पूछा है, मेस का प्रतिदिन मूल खर्च, यानी पहले का खर्च। तो पहले कितने छात्र थे, 42। तो हमारा आंसर क्या होगा, पहले कितने छात्र थे, 42, यानी कि 42 का हमने गुणा किया होगा हर एक छात्र के खर्चे में। हर एक छात्र का खर्च पता नहीं क्या है, लेकिन इतना मालूम है कि हमने 42 से गुणा कराया होगा, और 42 से गुणा कराने के बाद वह 42 का गुणज बन गया होगा, यानी 42 से कटेगा, 42 का गुणज 42 से कटेगा। तो 42 किस किस से कटता है, तो 42 देखो भाई, 42 2 से कटता है, सारी संख्याएं 2 से कट रही हैं। तो 42 किस से, आप बोलो 42 3 से कट जाएगा, 42 किस से कट जाएगा, 7 से। तो हमारा आंसर जो भी होगा वह 7 से कटेगा और 3 से कटेगा। आप 7 से चेक कर लो, क्या 7 से 53 कटता है, नहीं कटता है। क्या 7 से अपना
ये कटेगा नहीं, कटेगा 7 से, ये भी नहीं कट रहा है, तो एक ही ऑप्शन है जो 7 से कट रहा है। देखो 7 नाम 63 शून्य का शून्य 630 हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। और बाकी मैंने आपको बताया कि पहले हमने इसे कैसे किया था, कैसे किया था वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आप बिल्कुल ऑप्शन के साथ जाना, ठीक है। बाकी अगर आपको सीखना है तो कैसे, तो देखो हर पहले जैसे ही 13 नए बच्चे आए तो 30 रुपए तो बढ़ा ही है, लेकिन अभी मेस वाले को और घाटा है। 42 बच्चे ऑलरेडी थे, 13 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 55 हो गए। अब 55 बच्चों का औसत खर्च 3 रुपए घट गया है, तो 55 तिया कितना हो गया, 165। इस 165 का घाटा भी मेस वाले को ही लग रहा है, 30 रुपए का तो लगा ही है, 30 रुपए बढ़ गया खर्चा और उसका, और 165 रुपए कम मिलने लगे, 165 रुपए कम मिलने लगे, यानी टोटल 195 रुपए का घाटा है। और ये घाटा किन की वजह से है, जैसे ही ये बच्चे आए तो 13 बच्चों की वजह से 195 का घाटा हुआ, तो हर एक बच्चे का खर्चा क्या आ गया, हर एक बच्चे का खर्चा है 195 बटे 13, 13 से जाएगा 13 एकम 13, 13 पंचे 65, हर एक का खर्चा है 15 रुपए। और ऐसे कितने बच्चे थे, 42, तो 42 बच्चों का 15 गुण एक बच्चे का 15 रुपए, तो 42 बच्चों का कितना गुणा करा दो, 15 दूनी 30, 3 15 चौकी 60 और 3 63, यही हमारा आंसर है 630। ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तब भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप ऑप्शन के साथ भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दो समान लंबाई की ट्रेनें हैं, किसी खंबे को क्रमशः 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार करती हैं, परस्पर एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगे, पर लिखा है यहाँ पार कर लेना, पार करेंगे यदि वे विपरीत दिशा में चल रही हैं। देखो ट्रेन की लंबाई है समान, तो ट्रेन जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर चलेगी, और दोनों ट्रेनों की लंबाई समान है तो दोनों अपनी लंबाई के बराबर चली है, यानी कि हम कह सकते हैं जब दोनों की लंबाई समान है तो वो व्यक्ति को पार करने में समान दूरी ही चलेंगी, और जब उनकी दूरियां समान होती हैं, जब दूरी समान होती है तो समय का अनुपात ही चाल का अनुपात बन जाता है, यानी कि समय दे रखा है कितना है 7 सेकंड और 9 सेकंड, 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार करती है, तो जल्दी से आपको चाल का अनुपात बना लेना है, जस्ट इनका उल्टा, यानी 9 से 7। ऐसा कब होता है, उसने लिखा समान लंबाई की ट्रेन है, दोनों की लंबाई समान है, व्यक्ति को पार करने में दोनों ने समान दूरी ही चली होगी, यानी अपनी लंबाई के बराबर, तो समय का अनुपात का जस्ट होता है चाल का अनुपात। अगर ट्रेन हमारी 9 मीटर प्रति सेकंड, क्यों 9 मीटर प्रति सेकंड क्यों पढ़ रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ लिखा है 7 सेकंड, तो यानी कि चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में ही होगी, है ना। तो 9 के हिसाब से चलेगी और 7 सेकंड तक चली है, तो 9 7 63, यानी कि 63 मीटर गई होगी, और जितने मीटर वो जा रही है यही इसकी तो लंबाई है, क्योंकि अगर हम व्यक्ति को मतलब ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है मतलब खुद की लंबाई को पार कर रही है, 9 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है तो 7 सेकंड में 9 7 63 मीटर गई होगी, 7 मीटर प्रति सेकंड से जाएगी तो 9 सेकंड में 7 नाम 63 मीटर जाएगी, तो देखो दोनों की लंबाई समान आ गई ना, कंडीशन मैच हो गई जी सर। अब उसने कहा है वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, तो हमें ये बात अच्छे से मालूम है कि रेलगाड़ी को पार करेगी तो दोनों की लंबाई के बराबर चलेगी, यानी दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, दोनों की लंबाई है 126 मीटर, 126 मीटर हमें पार कराना है, और वह भी कराना है विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी हमें जाना पड़ेगा 16 से, बस 16 से भाग करा दो, 126 मीटर जाना है किस चाल से, 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो 16 16 के जितने हिस्से होंगे वही हमारा समय है, हिस्से मतलब भाग, भाग करा दो, कटता है काट दो, 2 से जाएगा अपना ये 8 बार, 2 से जाएगा अपने ये 2 ही 6 12 2 3 6 63 बटे 8, 63 बटे 8, 8 ही 7 56, शेष फल बच गया अपना 56 और 7 63, है ना, 8 ही 7 56, 63 में से 56 गया, 7 आ गया, नीचे आ जाएगा 8, 7 सही 7 बटे 8, कहाँ है भाई 7 सही 7 बटे 8 सेकंड हमारा आंसर होगा, है ना। तो देखो आज के हमारे 12 क्वेश्चन हो गए, इसमें मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी ऐड किया है, और जो मैं ऐड कर रहा हूं वो तो आपके लिए ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ तो रिपीट होंगे क्वेश्चन, लेकिन कोई ना कोई क्वेश्चन तो नया आएगा, तो उसकी टेंशन भी आप छोड़ ही दो, जो भी आपको नया आने वाला है वो आपको सीरीज में मिल जाएगा, इस चीज की मेरी गारंटी है। तो चलिए फिर आप तो मेहनत करते रहिए और आने वाले एग्जाम में जरूर आप सफल होंगे, ऐसी मेरी आपके साथ में शुभकामनाएं हैं। तो फिर वीडियो को आपको लाइक करना ही है, और हो सके तो आपको शेयर भी कर देना है। चलिए तो फिर इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए,
मिलते हैं हम और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।